नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरसिमरत कौर बादल के लोकसभा में दिए गए वक्तव्य को आपने सुना होगा। निश्चित तौर पर ये वक्तव्य बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत देरी से आया हुआ वक्तव्य है। जब ये कानून पास हो रहे थे, जब कानून पास हो चुके थे, जब पंजाब में आंदोलन खड़ा हो रहा था, तब भी बादल परिवार एनडीए का हिस्सा था और सत्ता का सुख भोग रहा था। जब किसानों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जब किसान आंदोलन पे अड़ गए, जब किसान दिल्ली आ गए, तो उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया और अब किसानों के हितैषी होने का स्वांग भरना न केवल बादल परिवार की मजबूरी है, बल्कि कांग्रेस, भाजपा और बाकी जितनी पार्टियां हैं उन सब की मजबूरी है। क्योंकि आने वाला जो दशक है, आने वाले जो समय है, वो किसानों का होगा और किसानों के मुद्दे, किसानों की चीज़ें, किसानों की मांगें हमेशा जिंदा रहेंगी। भले ही आंदोलन का कुछ भी असर हो, लेकिन किसानों ने किसानी को फिर से जिंदा कर दिखाया है। हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य पर, लोकसभा में दिया गया है। लब्बो-लुआब निचोड़ ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कोई सामंत नहीं है, वो कोई सामंतों की सरकार नहीं है जो कोई लोग मांगे तभी दें, वो बिना मांगे भी लोगों का भला कर सकते हैं। और जो उनका जो भाषण है, वो एक तरीके से इस जो किसान आंदोलन है उसमें एक संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है कि उन्होंने किसानों का भला किया है इस कानूनों के बहाने, और वो 3 कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि इसका क्या किसान आंदोलन पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इन सारे तमाम पहलुओं पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्सिंह जी, और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। आंदोलन को वो लगातार कवर कर रहे हैं, हर एंगल से आपने उनकी रिपोर्टें पढ़ी होंगी। हरियाणा में जो महापंचायतों का दौर शुरू हुआ है, वो भी लगातार वो कवर कर रहे हैं। आज हम इन तमाम सवालों पर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, उनका नज़रिया समझने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या किसान पिघलने वाली कौम है, या किसान अपनी मांगें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आंदोलन कितना लंबा खिंचेगा। सत्सिंह जी, आपका स्वागत है चर्चा में। सत्सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान है उसके बाद किसान पिघल जाएंगे या फिर आंदोलन जारी रहे? देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ, हमारे जो किसान हैं उनका एक टेम्परामेंट होता है कि अगर खेत में नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अगली फसल के लिए बीज नहीं डालेंगे। और ये जो किसान कम्युनिटी है, इन्होंने यही अपने बाप दादाओं से विरासत में इनको यही मिलता है कि अगर समय मुश्किल हो तो हार नहीं मानना चाहिए, दिल को करड़ा कर लेना चाहिए और अपनी मोर्चाबंदी को मजबूत कर लेना चाहिए। यही चीज मुझे जितने भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली के चारों तरफ, अब तो बल्कि ये इंटीरियर में भी आगे जींद तक, इधर से बात करें उधर सिरसा तक, और अपना इधर से झज्जर में भी अपना डीगल टोल प्लाजा, मकड़ोली, ये तो हम सभी जानते ही हैं, यहाँ पर भी पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि किसानों को भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जिनसे हमारी लड़ाई है, जिनसे हम मांग मनवाना चाहते हैं, वो हमें सामने वाला भी कमजोर नहीं है, वो ठाडा है। लेकिन हमने ठाडे ठाडों को देखा है। तो इस बार जो सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारी बात को सुन तो रहे हैं, लेकिन एक्टिंग इस तरह से कर रहे हैं कि उनको सुन नहीं रहे, और उनकी बात जिस तरीके से वो चाहते हैं उसको मान ले, 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। तो अभी किसानों का मन में सिर्फ ये चल रहा है कि लंबी कितनी लड़ाई लड़ जाए, हम शांति से तब बैठेंगे जब हमारी मांग मान ली जाए। मतलब साफ सीधी बात यह है कि अगर सरकार का दृष्टिकोण ये है कि हम ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, तो किसानों को भी ये पता है कि हमारी लड़ाई लंबी चलेगी और हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। जी, क्योंकि देखो, ये बात खास करके हरियाणा के संदर्भ में बात करूं तो हरियाणा की जो स्टेपल डाइट है, जो मेन फूड है, वो पॉलिटिक्स है। तो हमारे लोग पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को भी समझते हैं। उनको ये पता है कि अभी बंगाल में चुनाव है, और उसके बाद पंजाब में है, फिर उत्तर प्रदेश में है,
और 2024 के चुनाव का तो सबको पता है, सेंटर के चुनाव होंगे, हरियाणा में भी चुनाव होंगे। तो अच्छे अच्छे जो पॉलिटिकल पार्टी या अच्छे अच्छे जो मजबूत लोग हैं, मजबूत पार्टियां हैं, किस तरह से वो गिड़गिड़ाती हैं आम आदमी के सामने। मुझे लगता है कि किसान कहीं ना कहीं उस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि अभी बंगाल में चुनाव है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली है, कपड़े का अगर आप लुक्स देखें उनका, तो कुछ कुछ वो बंगाली की तरह दिखने लगे हैं। जी अभी पंजाब में भी चुनाव होंगे, यूपी में भी होंगे। किस तरह से वो अपने टूल्स को बदलेंगे, किस तरह से अपने स्ट्रेटजी को बदलेंगे, तो किसान भी आराम से बैठ गए हैं। उनको ये पता है कि जहां पर आप हजारों की संख्या में बैठे हो, कोई भी फोर्स इस दुनिया की उनको वहां से नहीं हटा सकती। जी तो किसान बस वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहावत है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, तो पहले पलक कौन झपकाता है, बस सिर्फ इसी चीज का इंतजार है। और किसानों ने तो अपना रोटेशन सिस्टम भी बना लिया है। 10 दिन परिवार का एक मेंबर रुकता है और दूसरा जो मेंबर है वो घर पे खेती संभालता है, परिवार संभालता है, भैंसों को संभालता है, पर्सनल काम करता है। 10 दिन बाद रिफ्रेश होकर के फिर दोबारा से आ जाता है। सरकार के तो वही लोग हैं जो सिस्टम को पिछले 70-75 दिनों से देख रहे हैं, वही जी प्रधानमंत्री मोदी हैं। उनके लिए तो एक टिक 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 दिमाग में चल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लंबी लड़ाई चलेगी और किसान इसके लिए पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर्ड है। हाँ, इलेक्शंस में क्या हो भाव, बंगाल चुनाव पड़ा, यूपी के चुनाव पे पड़ा, पंजाब के चुनाव पे तो पड़ना तय ही है। मुझे नहीं लगता है कि वहां सबसे लेटेस्ट जो उपचुनाव देखने जा रहे हैं हम पश्चिम बंगाल का है। तो जब मैं टिकरी बॉर्डर पे गया था तो कई किसानों ने मुझसे पूछा था एज ए जर्नलिस्ट की आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या रहेगा। यानी कि किसानों में उत्सुकता तो है ये देखने की पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ क्या रहने वाला है, क्योंकि अगर ये जीते तो निसंदेह सरकार के हौसले बुलंद हो जाएंगे, और अगर ये पश्चिम बंगाल हारते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में किसानों को एक उम्मीद बंधेगी कि अब सरकार के तेवर ढीले होंगे। तो पश्चिम बंगाल एक रुचि तो है सर वहां। जी जी बिल्कुल। और बंगाल के लोग वैसे भी फिश खाने वाले लोग हैं और वो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं। वो लोग मतलब अखबारों को बहुत पूरा चाटते देश हैं। देखना चाहता है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसका है, जिस बंगाल जी जिसको भारत का दिमाग भी कहा जाता है, वो क्या फैसला लेता है। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये जो किसानों का आंदोलन है दिल्ली के चारों तरफ है, इसका इम्पैक्ट दिल्ली के चारों तरफ ही होगा। ब्रेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो वो लोग अखबारों को, मीडिया को बहुत पढ़ने और बारीकी से एनालाइज करने वाले लोग हैं। वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार क्या स्टेप्स ले रही है और इसका आखिरकार बनेगा क्या। अगर इसका असर बंगाल चुनाव पे पड़ा तो अगर नेगेटिव पड़ा तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक मौका होगा कि वो अपनी बात सरकार से मनवा सके। अगर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई तो उसके बाद जो अगला मौका किसानों के पास आएगा वो यूपी का चुनाव आएगा, पंजाब का आएगा। लेकिन किसी न क्योंकि किसानों के पास मौके बहुत हैं, जी जी। ऐसा नहीं है, चुनाव पे कहीं ना कहीं तो वो इम्पैक्ट डालेंगे। मतलब वही अपने हरियाणा में कहते हैं ना कि पंचायत का फैसला सिर माथे पर, पतराड़ा वहीं रहना है। तो किसानों का जो आंदोलन है वहीं पे रहना है। जी जी, किसानों का आंदोलन वही करना। और ये भावना देखिए ना, आप ये देखिए अभी रिसेंटली जैसा कि बार बार ये सोशल मीडिया में या फिर जो गोदी मीडिया है वो एक कहने की कोशिश कर रहा है कि ये चुनाव का इम्पैक्ट सिर्फ हरियाणा पंजाब में है। अभी 2 दिन पहले ही लंदन की थेम्स नदी से पानी लेकर के एक हरियाणा का बंदा जो पिछले 11 साल से रहता है, रोहित अलावत, वो थेम्स नदी से 8,000 किलोमीटर का सफर तय करके वो टिकट को पानी पिलाने आया। मुझे लग रहा है कि टिकट अपनी बीवी बच्चों के साथ। नहीं, वैसे तो एक ये मजाक भी है कि फूड पॉइजनिंग जैसे होती थी, कहीं टिकैत जी को वाटर पॉइजनिंग ना हो जाए, क्योंकि भावनाएं हैं किसानों की, पता नहीं कि कहां से पानी आ चुका है। पावड़ा गांव से डाकाउड़ में पानी उनके पास गया है। जी बिल्कुल, रोहित से मेरी बात हो रही थी इस बारे में, थेम्स नदी से जो लेके उन्होंने कहा कि टिकैत जी को मैंने पानी पिलाया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई पानी मेरे पास देश के कोने कोने से आएगा और आप विदेश से भी ले आए,
तो जितना पानी इकट्ठा हुआ है, जब हमारी जीत हो जाएगी, यहाँ पर हम इसको जो यहाँ पर एक हम गार्डन लगाएंगे या कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे और उसमें वो पानी को देंगे, लोगों की एक भावना, जो किसान सेंटिमेंट। आंदोलन का प्रतीक बनेगा आने वाले समय। जी जी बिल्कुल बनेगा। वैसे ये विचार भी अच्छा है, जी क्योंकि बिल्कुल, दुनिया पर्यावरण का को। सबसे लंबा संघर्ष किसानों ने वहां पे किया है, तो अगर किसानों जी, की मांगे मानी जाती हैं तो एक स्मारक स्थल के हकदार किसान तो इतना एक तो। इम्पोर्टेंट सवाल आपने मुझसे बीच में पूछा था कि आखिरकार जो ये महापंचायतों का दौर चल पड़ा है हरियाणा में खास करके, जी तो इसको कैसे देखना चाहिए, इसको समझने के लिए क्योंकि मैंने जो कंडेला में महापंचायत हुई उसको भी अटेंड किया। अच्छा, तो चरखी दादरी में या भिवानी में कितलाना में हुई उसको भी अटेंड किया था। दोनों महापंचायत को मैंने अटेंड किया था। तो मुझे ये लगा है कि जो महापंचायतों का दौर है उससे जो गांव का वोटर है या जो किसान परिवार हैं वो उससे डायरेक्ट जुड़ गए हैं, फेस टू फेस जुड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं ये भावना है राकेश टिकैत वाले एपिसोड के बाद कि वो राकेश टिकैत हरियाणा में, पंजाब में हीरो बन गए हैं। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए जो होड़ मच रही है, जो उनके मतलब भाषण को, मतलब आप ये मानिए कि राकेश टिकैत अगर 25 मिनट भी बोलता है तो एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, मतलब वो सुनना चाहते हैं। तो ये एक बात है, मुझे लगता है कि लेकिन अभी थोड़ा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इसके अंदर आ गई है, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से मंच पे वो इसको कोशिश कर रहे हैं करने की, तो मुझे लगता है कि ये एक बात जो है ये एक नई डेवलपमेंट है। और चडूनी जो है इसमें कहीं दिखाई नहीं दिया, जैसे जो कितलाना में हुई महापंचायत उसमें चडूनी नहीं थे, जबकि चडूनी हरियाणा से संबंध रखते हैं। और जो महापंचायत है या जो किसानों का एजिटेशन है उसको आगे ले जाने में चडूनी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा अपना जो कैथल में कल जो हुई गुमथला गांव में, वहां पर भी चडूनी नहीं पहुंचे थे। तो कुछ ना कुछ डायनामिक्स बदल भी रही हैं, लेकिन जब कब इतना बड़ा मूवमेंट होता है तो ये चीजें होना भी स्वाभाविक है। ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये थी सत सिंह जी के साथ हमारी चर्चा। अगर आपको चर्चा पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ाना 8 बजे का समय हमने इन्हीं चीज़ों पर मंथन करने के लिए रखा हुआ है। इसके साथ 3 बजे भी आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके साथ ही 3 बजे का प्रोग्राम भी आप ज़रूर देखें। 3 बजे हम हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़े हुए एक प्रसंग को लेके आते हैं। यूट्यूब पर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन जो काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूं वो हरियाणा में इससे पहले कभी नहीं किया गया। आप हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री का हर पहलू इस चैनल पे देख सकते हैं। इसके साथ ही पुराने समय में हरियाणा क्या था, इससे जुड़ी चीज़ें भी मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका बहुत सहयोग और समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत आभार। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें ताकि